गुड इवनिंग भाई सभी को। बेटे आपको याद होगा प्राइवेटाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे थे और प्राइवेटाइजेशन हमने देखा था क्या होता है। यहाँ पर जो ट्रांसफर कर देते हैं हम ओनरशिप को, मैनेजमेंट को, कंट्रोल को, ठीक है, किसको? गवर्नमेंट दे देती है प्राइवेट सेक्टर को, है ना। ये बात आप समझ रहे होंगे, ये हमने पढ़ा था। फिर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में हमने देखा था। एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ठीक है, इससे बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन आएगा प्रोडक्ट्स में, एफडीआई बढ़ेगा, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारे इसके प्लस पॉइंट हमने देखे थे। अब माइनस पॉइंट्स की अगर हम बात करें, नेगेटिव इम्पैक्ट की, मतलब तो क्या क्या होंगे। देखो, नेग्लेक्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट। देखिए ये बात आपको समझना पड़ेगी कि जब पब्लिक कंपनीज काम करती हैं, ठीक है, यानी गवर्नमेंट जब काम करती है, कहने का मतलब है तो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, सोसाइटी के लिए काम करती है। लेकिन जब प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं, वो काम करती है पैसे के लिए, मनी, उन्हें सोशल वेलफेयर से उतना लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो वो सोशल इंटरेस्ट, सामाजिक, ठीक है, उसके लिए आप काम नहीं करते हो, समाज के लिए काम नहीं करते, तो वो चीज निग्लेक्ट होगी। प्राइवेट सेक्टर फंक्शंस मेनली वर्क विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, काम किस लिए करते हो? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं ज्यादा, ठीक है, विच मे बी डन एट द कॉस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। मतलब प्रॉफिट उनका सेकेंडरी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और सोशल वेलफेयर उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, किसका? प्राइवेट का। हालांकि गवर्नमेंट में अलग है, गवर्नमेंट में सोशल वेलफेयर जो है, ठीक है, समाज का भला उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, पैसा कमाना सेकेंडरी है, ठीक है। नेक्स्ट, हाईली प्राइस गुड्स। देखो प्राइवेटाइजेशन में चीजें देखोगे आप तो ज्यादा महंगी होंगी। अरे बहुत सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, कि आप देख लो, हॉस्पिटल देख लो, ठीक है, जो दवाई आप सरकारी हॉस्पिटल से बहुत कम रेट में, मतलब फ्री के, मतलब आपको मिल जाती है, समझ लो, ठीक है, आप वहां जाके ट्रीटमेंट करा रहे हो, और गवर्नमेंट में जाके आप इलाज करा के देखो, है ना, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। किसी भी चीज की आप कंपेयर कर लो, ठीक है, तो वो यही हालत है ना। प्राइवेटाइजेशन फंक्शन द बेसिक ऑफ मार्केट फोर्सेस, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में काम कैसे होता है? डिमांड पर सप्लाई, जितनी ज्यादा डिमांड उतना प्राइस ज्यादा रहेगी, ठीक है। जब प्राइस ज्यादा होंगी, ठीक है, तो क्या होगा? डिमांड बाय दोज हु कैन नॉट पे दिस प्राइस वुड फॉल। मतलब वही सब बातें कि जब डिमांड ज्यादा होगी पैसा बढ़ जाएगा, तो हर कोई पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वाली बात है, जिसमें बिकम अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो लगातार क्या होगा, हर कोई किसी चीज के ज्यादा दाम देने लग गया, जरूरत से ज्यादा, तो इसकी वजह से महंगाई जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये बात आप शायद समझ पा रहे हो, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो एक और एग्जांपल समझाता हूँ। अगर किसी के पास पैसा बहुत है ना, जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है, ये किसी मिठाई वाले की दुकान पर गया, ठीक है, समझ लो ये मिठाई वाले की दुकान पर, ये इसको बोलता है भैया मिठाई कैसी है? बोलता है भैया 100 रुपए किलो, सबको 100 रुपए किलो दे रहा, ठीक है। ये आया, इसको बोला भैया 120 रुपए किलो, क्योंकि उसको पता है पैसे वाला आदमी ये 120 खरीद के चला जाएगा, और इस दुकान वाले को क्या लगेगा, मेरा माल तो 120 बिक रहा है, ये अपनी जो है प्राइस वो 120 कर देगा। तो क्या होता है, जब किसी चीज के दाम, बार्गेनिंग बहुत जरूरी है, पता है, बार्गेनिंग मार्केट को बहुत कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। मार्केट में बार्गेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो। जब से डिपार्टमेंटल स्टोर आ गए हैं और ये इस तरह की चीजें आ गई जहां पर आप प्राइस को, मतलब कुछ कहना देखना सुनना ही नहीं है, वो हालांकि बहुत नुकसान करने वाली चीजें हैं अपने आप में। वो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके प्लस माइनस सब है, ठीक है, ये बात है। खैर यहाँ पर क्या होगा, अब इसको ये लगेगा मेरी चीज तो, मेरा प्रोडक्ट 120 पे बिक रहा है, तो अब जो 100 पे खरीदने आ रहा है, अगले दिन जब वो आएगा तो 120 पे मिलेगा उसको, वो कह देगा 120 पे, और उसको चाहिए तो वो 120 पे भी लेगा, समझ रहे हो। तो इन्फ्लेशन क्या, महंगाई बढ़ना है, महंगाई बढ़ेगी, इसी तरह से बढ़ेगी महंगाई, ठीक है, तो वो सब बातें हैं। नेक्स्ट क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल क्या है? प्राइवेटाइजेशन रहेगा अगर, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मोनोपोली बनी रहेगी। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल मतलब मोनोपोली बनी रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं, ये जियो है, ठीक है, एग्जांपल है बस, ठीक है, ये एयरटेल है, और ये आपका वी और आई, ठीक है, वोडाफोन और आइडिया। अब अगर आपको इंटरनेट सर्विसेज यूज करने हैं, ठीक है, सिम कार्ड यूज करना है, तो ये 3 कंपनी है इंडिया में बड़ी, ठीक है, करना तो इनकी ही कंपनी है पूरे मार्केट में, जिसमें 60% के आसपास का हिस्सा जो है, शेयर, वो आज के टाइम में जियो का है, मतलब समझ रहे हो। अगर मतलब इन दोनों तीनों ने ही मोनोपोली बना रखी है, ठीक है, मार्केट के अंदर। हालांकि जब फ्यू सेलर होते हैं मार्केट में, तो उस मार्केट को मोनोपोली ना कहते हुए उसको ओलिगोपोली कहते हैं, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है, कि मोनोपोली मतलब 2 ही 3 लोग हैं मार्केट में, ठीक है, जो एकदम दिग्गज हैं, बड़े
प्रोवाइडर है, ठीक है। अब ये अगर आपको 199 का पैक देंगे 1 महीने का, ठीक है, इंटरनेट का, ठीक है, तो भी आपको चाहिए तो लेना पड़ेगा, 250 का देंगे चाहे 2500 का देंगे। जो अफोर्ड कर पाएगा वो इतने पे लेगा, जो अफोर्ड कर पाएगा वो इतने पे लेगा, जो नहीं कर पाएगा वो बिल्कुल नहीं लेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपकी जरूरत है, आपको चाहिए, तो फिर ये जो देंगे ना उस रेट पे लेना पड़ेगा, इनकी मोनोपोली होगी मार्केट में, समझ रहे हो। जियो ने वो 99 काय बात के लिए मेंबरशिप के नाम पे, आज तक समझ में नहीं आया हुआ क्या उसका, ठीक है, लेकिन लिए है बस। पहले फ्री में क्या कर दिया, एकदम लत लगा दी, ठीक है, उसके बाद सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, आजा भैया 99 की मेंबरशिप और फिर कराओ रिचार्ज। खैर ठीक है, तो अब देखो मार्केट के अंदर उसने कितना बड़ा जो है, समझ रहे हो, हिस्सा कवर कर लिया, कितना मार्केट का शेयर उसने जो है कैप्चर कर लिया। दिस सिचुएशन में ऑल्सो भी कैरेक्टराइज्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। तो वही वाली बात है कि अब देखो मार्केट का जो पूरा दम है ना वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाएगा। तो एक बहुत कठिन चीज होती है, पता है क्या होता है, मार्केट में जब कंपटीशन होता है ना, तो फिर हर कोई प्राइस कम ज्यादा करता है, सस्ते में बेचता है, ज्यादा में बेचता है, इससे क्योंकि सब मार्केट में टिके रहना चाहते हैं। और मोनोपोली वाली जब सिचुएशन आएगी तो लोगों को क्या लगता है कि हमारे को हमारा प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, और लोगों को चाहिए क्योंकि हम ही बेचने वाले हैं, तो फिर हम चाहे जितना महंगा बेचें लोग लेने आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन आ जाती है, आप समझ रहे हो, तो ये वाली बात है। देखिए नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारे पास, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है मतलब बैरियर, रुकावट हो रहा है, ठीक है, इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। हमने पढ़ा फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि जितने लोग काम करने के लायक है, जितने लोग काम करने के इच्छुक है ना, मार्केट वेज रेट पे उन्हें काम मिले सबको, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट में ये बात हम सबने ये पढ़ी है, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन डज नॉट वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन, समझ रहे हो, प्राइवेटाइजेशन डज नॉट वर्क टुवर्ड्स अचीवमेंट, ठीक है, ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। हमने ये समझा भी लास्ट चैप्टर जो था हमारा, उसमें क्वेश्चन में डाला था मैंने, ठीक है, कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि जितने लोग सबके पास रोजगार हो, ठीक है, जितने लोग काम करने के लायक है मार्केट में जो वेज रेट है उस पर, ठीक है। तो वही बात है, तो प्राइवेटाइजेशन डज नॉट वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एज इट इज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव ओनली। मतलब सिंपल सी बात है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उनको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया देश में, ठीक है, आपके देश में 100 लोग हैं तो 100 के पास नौकरी हो, उन्हें उससे मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ ये मतलब है कि उनका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, बस। हो सकता है ये 100 के 100 को नौकरी दे दे तो भी ना बढ़े, बाहर से और लोग हायर करने पड़े, हो सकता है 100 में से 2 ही लोगों से उनका प्रॉफिट बढ़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो तो अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम करेंगे, बाकी उन्हें किसी चीज से कोई खास मतलब नहीं होता। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए यहां तक हमने प्राइवेटाइजेशन की बात की, अब हम पढ़ने वाले हैं आज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, कन्वर्टिंग अ होल ग्लोब इनटू अ सिंगल मार्केट, मतलब समझ रहे हो, ग्लोबल नाम से समझ में आ रहा है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। पूरा जो ग्लोब है, ठीक है, जैसे इस पे ये अपना इंडिया, ठीक है, पता नहीं कितना सही बन रहा है नहीं, ठीक है, ये अपना इंडिया, बाकी भी है फिर बच्चे कुछ, ठीक है। तो है ना, अब पूरा ग्लोब मतलब इंडिया जो है, यहाँ यूएस है अपना, ठीक है ना, यहाँ मतलब छोटा सा अपना नेपाल भी बना दिया मैंने, ठीक है, और भी कंट्रीज है, तो समझ रहे हो, यहाँ रशिया हो गया अपना, यहाँ चाइना हो गया अपना। तो अब जैसे इंडिया अमेरिका से, चाइना से, यूएस से, अलग अलग कंट्रीज से ट्रेड कर पा रहा है ना, और बाकी कंट्रीज भी हमसे हमारे साथ ट्रेड कर पा रहे हैं, वो आपस में भी ट्रेड कर पा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, पूरे ग्लोब को एक मार्केट में कन्वर्ट कर दो कि कोई किसी के भी मतलब समझ रहे, आराम से ट्रेड कर सके। ट्रेड में भी और सब चीजें हैं, ठीक है, सिर्फ व्यापार नहीं है, और भी चीजें हम बात करेंगे। देखो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू फ्री इंटरेक्शन अमंग ऑल द इकोनॉमीज, ठीक है, या कंट्रीज कैसे भी कह लो, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड इन वेरियस फील्ड्स लाइक ट्रेड, मतलब वो एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सके, लोन जो है वो ले और दे सके, इन्वेस्टमेंट कर सके एक दूसरे की कंट्री में, आउटसोर्सिंग मतलब एक कंट्री का व्यक्ति दूसरी कंट्री में जाके नौकरी कर सके, ये सब चीजें, समझ रहे हो। तो क्या क्या कहा, ये सब चीजें ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ ट्रेड नहीं आता, ठीक है, ध्यान से सुनो, टेक्नोलॉजी, लोन, इन्वेस्टमेंट, आउटसोर्सिंग, ये सब बातें भी होती है। चलिए, तो क्या लिखा, इट एनकरेजेस इंटरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। हाँ वही, मतलब अपने देश की इकोनॉमी बाकी देशों की इकोनॉमीज के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सके, बस ये वाली बात है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, फिर से समझो कि पूरा जो ग्लोब है, ठीक है, वहां कोई भी किसी दूसरे से आराम से ट्रेड कर सके बिना किसी रुकावट के। आज हम फॉरेन प्रोडक्ट्स का यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हम फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हम बाकी इकोनॉमीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आज हम इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं, ठीक है,
आप देखो जूम मीटिंग ऐप जिसका हम यूज करते हैं मान लो, ठीक है ना, तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ से, मतलब इंडिया की थोड़ी है ना, इंडिया की जियो का आता है एक एप्लीकेशन, ठीक है, अगर आपको पता हो तो उसको यूज करके देख लेंगे। हालांकि इतना बुरा नहीं है, लेकिन समझ रहे हो, एक बस बताने वाली बात है ना। गूगल मीट देख लो, इंडिया का है क्या? नहीं। ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1991 में हमने बहुत अच्छा स्टेप लिया, ठीक है। लोन जब हमें जरूरत पड़ रही है तो हम किसी दूसरी कंट्री से हम अपना जो है वर्ल्ड बैंक से लोन लेके आ सकते हैं, है ना। ये ग्लोबलाइजेशन इन्वेस्टमेंट हम अपनी कंट्री में जो है फॉरेनर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फॉरेन कंपनीज को, कंट्रीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे आगे इन्वेस्टमेंट करो, इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो ग्लोबलाइजेशन इसका कारण, विदेशी हमारे आके काम कर रहे हैं, हम विदेश में जाके काम कर रहे हैं, तो ये आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन में आ रहा है। समझ रहे हो? ये सब चीजें हैं, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन एक मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, अब एक एक करके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। पॉलिसी मेजर्स टेकन अंडर ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या स्टेप लिए हमने, देखो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, हमने क्या कर दिया, अपना जो रुपए की वैल्यू थी वो कम कर दी, गिरा दी। कितनी गिराई, मतलब लगभग 1991 में हमने क्या किया, 20% के आसपास अपने रुपए की वैल्यू गिरा दी, सोचो 20% के आसपास, ठीक है। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज एनकरेज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इंपोर्ट। देखो क्या होता है जब भी डिवैल्यूएशन होता है ना, डिवैल्यूएशन के बारे में फुल डिटेल में मैंने आपको मतलब इससे पहले वाली क्लास जो थी ना, लास्ट क्लास में बहुत एकदम फुल डिटेल में समझाया मैंने सब। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो वापस से एक बार उसको देखो, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी क्लासेस हैं उनका मतलब मल्टीपल रिवीजन करो, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिवीजन, और मतलब देखो क्यूमुलेटिव रिवीजन से क्या मतलब है मेरा, कि एक वीडियो जो देख लिया, ठीक है, आज, दूसरा देखा कल, तीसरा देखा परसों, ठीक है, 2-3 वीडियो लगातार देख लिए, फिर क्या करो वापस से तीनों वीडियो एक दिन देखो जल्द, ठीक है। मतलब बार बार उन, एक बार देख लिया आज का वीडियो, कल देख लिया, परसों फिर देख लिया, या फिर संडे को बैठ के सारे वीडियोस जो हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हालांकि इकोनॉमिक्स के 3 वीडियोस होते हैं, ठीक है। एक हफ्ते में 3 वीडियो काफी है आराम से अगर चलोगे तो, ठीक है। लेकिन अगर आप 6 देख रहे हो तो पर डे के हिसाब से, हालांकि 6 भी देख लो कोई दिक्कत नहीं, फिर संडे को उनको समराइज करो बैठ के, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब यही है कि आपने क्या पढ़ा पूरे हफ्ते, उसको संडे बनाया गया तो उसको एक तरीके से यूटिलाइज करना है, खेलो कूदो सब चीजें करो, लेकिन जो पूरे हफ्ते हमने किया है ना, पूरे हफ्ते वो सबको समराइज करना है संडे को, ठीक है। पूरे हफ्ते में जो भी किया है हमने उसको संडे को समराइज करना है, ठीक है। जैसे आप अकाउंट्स लेके बैठते हो, बिजनेस स्टडीज लेके बैठते हो, इकोनॉमिक्स लेके बैठते हो आप, ठीक है। ये मेजर 3 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 3 घंटे निकालो संडे को बस, बाकी पूरा दिन मस्ती करो। 3 घंटे में बस ये समराइज करो, सिर्फ ये टॉपिक्स पलट के देखो कि आपने पूरे हफ्ते में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, किस टॉपिक के अंदर क्या देखा था, बस एक एक घंटे आपको ये बस पूरा दिन मस्ती करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। संडे को समराइज करो उसको कि क्या पढ़ा आपने, ठीक है। पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं और कैसे पढ़ना है वो बहुत सब चीजें होती हैं उसके पीछे, ठीक है। शर्त ये जिसे सीखना है, जिसे जानना है वो, ठीक है, वो अपने लिए रास्ता ढूंढता है, ठीक है। जो रास्ता ढूंढेगा उसे मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, है ना, मैं बहुत कुछ कह गया, समझने वालों को समझ में आ जाएगा, नहीं आने वालों को कुछ नहीं आएगा। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज जो है, मैं ये बात कर रहा था, 20% तक हम क्या कर चुके थे, अपना डिवैल्यूएट कर दिया था हमने, ठीक है। किसको? हमने इंडियन रुपीज को। अच्छा, एक टाइम में पता है आपको $1 1 रुपए के बराबर भी होता था, ठीक है। मतलब सोचो, है ना, आजादी के समय के आसपास की बात है, उससे पहले और थोड़ा पहले जाए तो और सिनेरियो सोचो क्या हो रहा होगा फिर, मतलब $1 बराबर $1 होता होगा उस टाइम। कुछ समय बदलने के हिसाब से चीजें बदली हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने बढ़ा दिया, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हमने 40% की लिमिट थी पहले, हमने बढ़ा के 51% कर दिया, ठीक है। अप्रूवल्स एंड सैंक्शंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज बीन रिलैक्स्ड आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या लिखा हुआ है कि रिलैक्सेशन कर दिया कि 40% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकते थे हमारे यहाँ, लेकिन हमने 51% तक कर दिया, और इन्वेस्टमेंट फॉरेन से हमारे आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी भी आप देखो तो इंडिया में कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं है इंडिया के अंदर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका होना बाकी है अभी, ठीक है। आने वाले टाइम में अब धीरे धीरे चीजें होती जाएंगी, ये सब समझ रहे हो।
ये दोनों पॉइंट हो चुके हैं हमारे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखिए क्या कह रहा है, a new 5-year plan foreign trade policy was announced, ठीक है, to establish the framework of foreign trade with rest of the world। क्या कहने का मतलब है, देखो मतलब 5 ईयर प्लान नया, मतलब आपको पता ही है ना, 5 ईयर प्लान हमने शुरू कर दिया था, वो चल ही रहा था, 12 हमने टोटल 5 ईयर प्लान देखे हैं, ठीक है। तो जो आपका 5 ईयर प्लान था, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की गई, मतलब वहां पर जो मेन एजेंडा था उसका, ठीक है, टू स्टेब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहां पर हमारा मतलब मोटा काम हमने क्या सोचा करने का, कि हम बाकी दुनिया के संग एकदम बढ़िया तरीके से व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, ठीक है। इट रिमूव्ड ऑलमोस्ट ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। आपको पता ही है हम पहले क्यों डर रहे थे बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड करने में, ठीक है, लेकिन फिर हमने क्या किया, नहीं हम ट्रेड करेंगे। फिर हमने क्या किया, जितने रिस्ट्रिक्शंस थे हमने वो सब हटा दिए, समझ रहे हो, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे हमने वो सारे हटा दिए, ठीक है। मतलब अब फ्री है, आप फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते हो, आपको अगर ट्रेड करना है तो कोई रोक टोक नहीं थी, बस इतनी सी बात। मॉडिफिकेशन ऑफ टैरिफ्स, जो टैक्स रेट वगैरह थे वो चेंजेस कर दिए थे उनमें, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो उस पर कस्टम ड्यूटी टैक्स होता है वो, ठीक है, तो वो लगता है। और क्या लिखा हुआ, एंड टैरिफ्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैव बीन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, ठीक है, ये घटा दिए गए थे, टैक्स कम कर दिए गए थे, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, टू एनकरेज कंपटीशन बढ़ाने के लिए, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में आ सके। तो ये सब बातें, और कुछ ज्यादा नहीं है परेशान होने जैसा, ठीक है, ये बातें हैं। अभी हमने क्या देखा, सुनो टॉपिक क्या है, पॉलिसी मेजर्स अंडरटेकन ग्लोबलाइजेशन। हमने ग्लोबलाइजेशन को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, ठीक है। टॉपिक को समझ के चलना है बच्चे, टॉपिक को समझ के, ये स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। मैंने, मुझे शायद याद आ रहा है, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि मैंने शायद उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट बोल दिया था, हालांकि वो अलग है। ये तो स्टेप्स हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में जो हमने क्या क्या किया, डिवैल्यूएशन किया हमने, हमने फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया, ठीक है, हमने फॉरेन ट्रेड को एनकरेज किया, और हमने जो टैरिफ्स थे, ठीक है, टैक्सेस जो थे वो उनको मॉडिफाई कर दिया था, ठीक है, उसमें चेंजेस कर दिए थे, कम कर दिए थे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहे ग्लोबलाइजेशन के, है ना। तो पहला देखो, ग्लोबलाइजेशन है बीन एबल टू एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का बाकी देशों से जुड़ना हो गया था, ठीक है, ट्रेड के अगर आप नजरिए से बात करें, है ना, बाकी टेक्नोलॉजी के नजरिए से बात करें, आप आउटसोर्सिंग के नजरिए से बात करें, तो ये सब बातें हैं, ठीक है। इन सभी चीजों में ग्लोबलाइजेशन हैज बीन एबल टू टर्न द वर्ल्ड इनटू वन होल बॉर्डरलेस मार्केट। क्या कर दिया ग्लोबलाइजेशन ने, पूरी दुनिया को एक बॉर्डरलेस मार्केट में जोड़ दिया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया पूरे मार्केट को, ठीक है। जहां पर आप देखो, मार्केट क्या होता है, जहां पर कोई भी बायर किसी भी सेलर से कुछ भी खरीद सकता है, तो बस वही चीज है। अब पूरी दुनिया में कोई भी किसी भी देश का बायर, किसी भी देश का सेलर, तो आपस में कुछ भी खरीद सकते हैं। यहाँ का बंदा यहाँ से कुछ खरीद रहा है, यहाँ का यहाँ कुछ बेच रहा है, तो ये वाली चीज है बस। नेक्स्ट देखो, ग्लोबलाइजेशन शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। देखो पहले आप सिर्फ इंडिया तक अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, आप पूरी दुनिया में बेचो, मतलब मार्केट का साइज बढ़ गया ना, अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी ज्यादा, इंडस्ट्रीज और बढ़ेंगी, ठीक है, ये सब बातें हैं, है ना, लार्ज स्केल पे आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट, वी आर नाउ एक्सपोज टू एडवांस, मतलब हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, ये सब बातें हैं, ठीक है। क्योंकि समझ रहे हो, जैसे विदेशों की जो टेक्नोलॉजी है उसका भी तो हमें फायदा मिलेगा ना, है ना, उसको भी हम उनसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, उनका जो है लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए। नेगेटिव इम्पैक्ट देखो, हर चीज का नुकसान भी है, फायदा भी है ना। ग्लोबलाइजेशन इज a strategy of developed countries to expand their market in the other countries, ठीक है। जैसे मान लो यूएस है, यूके है ना, इनको पता है। अच्छा एक चीज बताता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपने एक कंपनी है, इसका नाम सुना ही होगा, पक्का सुना होगा, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब ये जो कंपनी है, बहुत लोगों को लगता है कि ये इंडिया की कंपनी है, नहीं, यूके की कंपनी है। फिर आप कहोगे हिंदुस्तान क्यों लगा इसके नाम के, हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रही है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, रजिस्टर्ड तो यूके में, ठीक है। जिस भी देश में जाती है, जैसे पाकिस्तान में अगर काम करेगी तो पाकिस्तान यूनिलीवर, ठीक है, जिस भी देश में काम करती है उस देश का नाम आगे, मतलब उस देश का नाम ये अपने इसके आगे लगा देते हैं, समझ रहे हो, मतलब माइंड गेम है लोगों को, जिससे
लगे कि इंडिया की कंपनी, ये मतलब ये सच्चाई है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, जो डेवलप्ड, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनकी जो कंट्रीज के जो इकोनॉमी में उनकी जो कंपनी थी, ठीक है, अब वो अपना मार्केट जो है डेवलपिंग कंट्रीज में स्टेब्लिश करने के लिए ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे। तो समझ रहे हो, इससे क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट्स नहीं लेके आ पाए, वो कहने का मतलब है इंडिया जो है, जैसे है ना, इंडिया अपने प्रोडक्ट्स लाएगा, लेकिन जब तक ये अपना ब्रांड और बड़ा कर देंगे, अभी एक कंट्री में थे ये, अब ये 20-50 कंट्रियों में इकट्ठे आ जाएंगे, समझ रहे हो, इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया में ही रह जाएगा, फिर धीरे धीरे ग्रो कर पाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, फिर से सुनो क्या कहना चाह रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन जो है डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने फायदा समझ के किया, जिससे ये अपने बिजनेस को डेवलपिंग कंट्रीज में ले जा सके, ठीक है, ये वाली बात, और कुछ नहीं। ग्लोबलाइजेशन हैज कॉम्प्रोमाइज द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों के साथ, मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या है, मतलब समझ रहे हो, व्यापार ही है बड़े स्केल पे देखा जाए तो, ठीक है, एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। अब भाई एक बात बताऊं ना, जो कंट्रीज गरीब हैं वो तो इसका हिस्सा बन ही नहीं पाती हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास इतना व्यवस्था ही नहीं है कि वो किसी और से खरीद सकें, ठीक है, या कुछ ऐसा बनाने के पास नहीं, बनाने के लिए नहीं उनके पास जिससे वो बेच सकें। बात समझ रहे हो, ये वाली कहानी है। तो वो तो इस रेस के बाहर ही है, उनका तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये वाली कहानी है, ठीक है। तो उनका तो खेल ही अलग है। और ग्लोबलाइजेशन में कहानी जो है ना, हर कंट्री बस अपने आप को अच्छा करने के लिए, अपने कंट्री के लोगों के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी लाने के लिए इन सब चीजों में काम करती है, ठीक है। अगर आप अपने देश में कुछ अच्छा बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो बाहर जो कंट्री अच्छा बना रही है, ठीक है, उससे खरीद के ले आओ, सिंपल है। लेकिन हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ना, हर कंट्री के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, 200 से ज्यादा कंट्री है, ठीक है, और फिर भी कई ऐसी कंट्री हैं जो अभी तक, समझ रहे हो, अंडर डेवलप्ड है, बैकवर्ड इकोनॉमी है जिनकी, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी, है ना, उनके लिए एक मतलब बहुत नेगेटिव है ये चीज। खैर, तो ये वाली बात है, आई होप आपको समझ में आया।